नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। रियल एस्टेट में निवेश करना हो या अपने सपनों का घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी इंडिया आपकी मदद करता है। कौन से इलाके में पैसा लगाने से आपको मिलेगा फायदा और कहां पर यह हो सकता है घाटे का सौदा, इस पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश बंसल, बिजनेस हेड नॉर्थ और डायरेक्टर हैं लाइसेंस फॉरेस्ट के। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है आकाश। धन्यवाद अंजलि। लेकिन इससे पहले कि हम दर्शकों के सवालों के जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज शो में क्या क्या है खास। क्यों है चेंबूर के प्रॉपर्टी मार्केट पर घर खरीदारों की नजर। बेंगलुरु में बीबीएमपी के नए कानून से क्यों नाराज हैं बिल्डर। रिहाइश और निवेश के लिए कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, इस पर रहेगी हमारी नजर। और हमारे लीगल एक्सपर्ट सुलझाएंगे आपकी कानूनी उलझनें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अभिनव। पूछिए अभिनव, आपका सवाल क्या है? शुक्रिया मेरा सवाल लेने के लिए। मैंने एटीएस हैमलेट नोएडा में एक फ्लैट देखा है, 3 बेडरूम का फ्लैट है और मेरा बजट करीब 1.5 करोड़ है। क्या मैं प्रोजेक्ट खरीद लूं या फिर किसी और प्रोजेक्ट को आप रिकमेंड कर सकते हैं? जरूर। तो अभिनव जानना चाहते हैं कि जो ये पसंद कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। साथ में ईमेल में वो ये भी जानना चाह रहे थे कि किस तरह का रेंटल मिल सकता है इनको यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली अगर हम बात देखते हैं इस नोएडा एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट की, ये एक 24 से 25 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो नोएडा को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है। काफ़ी आईटीएस डेवलपमेंट है इस माइक्रो मार्केट के अंदर और ये काफ़ी एक वेल डेवलप्ड और एक इमर्जिंग लोकेशन निकल के आ रहा है। तो इस हिसाब से काफ़ी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए हैं और काफ़ी बसावट भी यहाँ पे आ गई है। अगर हम मेट्रो का भी देखते हैं तो मेट्रो का काम भी यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी बाकी के एनसीआर रीजन से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और अगर हम आईटी की बात देखें तो एडवेंट आईटी पार्क, यूनिटेक इन्फोस्पेस, एचसीएल टेक पार्क और एनएसएल टेक जोन, काफ़ी आईटीएस कंपनीज यहाँ पे सेटल्ड हैं। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे लोग एंड यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे खरीदारी चल रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 21 प्रोजेक्ट इस माइक्रो मार्केट के अंदर हैं और यहाँ का अवेलेबल यूनिट्स अगर हम देखें तो तकरीबन 3600 से 3700 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे तकरीबन 8300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है और यहाँ पे तकरीबन 3% का सालाना इंक्रीज़ इस माइक्रो मार्केट ने प्राइसेस में देखा है। अब रुक करते हैं आपके चुने हुए प्रोजेक्ट की तरफ, जो है वन हैमलेट। तो ये एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है, एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर की तरफ से बनाया जा रहा है। इसी वजह से यहाँ इसका प्राइस बाकी के प्राइस प्रोजेक्ट से थोड़ा ज़्यादा है और आपका जो कोटेड प्राइस है तकरीबन 1.5 या 1.4 करोड़, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। और जो नीचे वाले फ्लोर्स हैं, ऊपर वाला फ्लोर तो आ ही जाएंगे और नीचे वाले फ्लोर थोड़े से सस्ते हैं, तो हो सकता है आपको 1.35 की रेंज में यहाँ पे आपको नीचे वाले फ्लोर्स भी मिल जाते हैं। अगर हम रेंटल्स की बात करते हैं तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार रुपये का रेंटल फॉर इस साइज़ के अपार्टमेंट को यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं एक रेप्यूटेड बिल्डर की तरफ से। हालांकि अगर आप कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसमें से एक प्रोजेक्ट जो है लोटस बुलेवर्ड स्पेशिया, ये आप देख सकते हैं, जो रीसेल मार्केट में आपको अवेलेबल होगा, जो रिसेंटली कंप्लीट होने वाला है 2017 के अंदर ही। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है स्टाइलोम, जो प्रतीक बिल्टेक की तरफ से है। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है और आपको रीसेल मार्केट में मिलेगा। आपका चुना हुआ प्रोजेक्ट अच्छा है, बाकी आप इन दोनों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स की कीमतों और साइज़ पर। पहला है लोटस बुलेवार्ड स्पेशिया और यहाँ पर जो कीमत आपको मिल रही है वो 5,500 रुपये पर स्क्वायर फुट की है। अगर आप 3 BHK लेते हैं तो आपको 2255 स्क्वायर फुट का साइज़ यहाँ पर मिलने वाला है। दूसरा ऑप्शन जो आपके लिए आकाश लेकर आए हैं वो है स्टाइलोम, प्रतीक बिल्टेक की तरफ से। यहाँ पर कीमत है 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की। 3 BHK का साइज़ है 1845 स्क्वायर फुट का। तो ये रेडी टू मूव इन है, रीसेल में आपको मिल जाएगा। अगला सवाल हमें पूछ रही हैं रश्मि सिंह। रश्मि, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? एरिया जयपुर में एक प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहती हूँ और मेरा बजट है 40 लाख। आप क्या सजेस्ट करेंगे?
जी बिल्कुल, तो मानसरोवर का इलाका इनको पसंद है और 40 लाख में ये जानना चाहते हैं कि क्या ले सकती हैं। थोड़ा इन्होंने ईमेल में ये भी लिखा था कि रेंटल इनकम के बारे में भी अगर आप बता सकें तो। देखिए, जयपुर एरिया काफ़ी अच्छा एरिया है निवेश करने के लिए, क्योंकि जो अगर हम अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट जयपुर की देखते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स के लिए, राजस्थान का कैपिटल सिटी है। एंड मोर ओवर DMIC के आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट जोन्स के अंदर आता है, तो इस वजह से यहाँ पे निवेश काफ़ी होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से तो एयरपोर्ट किशनगढ़ में बन रहा है जो उसकी वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे टियर 2 टाउन्स जैसे चंडीगढ़, जयपुर, ये वाले लखनऊ वाली माइक्रो मार्केट्स में आपको प्लॉटेड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, बिकॉज प्लॉटेड डेवलपमेंट में निवेश करने से आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। और अगर हम आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक आपको रेंटल इनकम जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में आपको निवेश करना चाहिए। तो हम आपको मानसरोवर में तो हालांकि आई थिंक 40 लाख के बजट में आपको काफ़ी विकल्प नहीं मिलेंगे और कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स भी उस माइक्रो मार्केट के अंदर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आप मानसरोवर एक्सटेंशन एरिया को आप देख सकते हैं जिसमें कि आप निवेश कर सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो तकरीबन 19 प्रोजेक्ट है इस माइक्रो मार्केट के अंदर और अवेलेबल इन्वेंट्री तकरीबन 2300 से 2400 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है और वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे तकरीबन 3400 से 3450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 2% का उछाल पर सालाना उछाल पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अब हम रुक करते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट है कोरल अरिहंत हाइट्स, जो कि कोरल ग्रुप और अरिहंत ग्रुप ने मिलकर बनाया है, जो कि रिसेंटली कंप्लीटेड 2016 में कंप्लीट हुआ था ये प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है हरे कृष्णा होम्स बाय ओके प्लस, ये 2015 में बनकर तैयार हुआ था, आपको रीसेल मार्केट के अंदर मिलेगा। तीसरा प्रोजेक्ट है गुमन हाइट्स, जो कि 2016 में बनकर तैयार हुआ था, गुमन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको रीसेल मार्केट के अंदर ही मिलेगा। तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स में से आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए हैं, आपको जो सूट करे उसमें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो ईमेल के जरिए हमें प्रकाश जोशी ने भेजा है। उनका कहना है कि वो एक NRI हैं और 2 BHK फ्लैट खरीदना चाहते हैं। उन्होंने मल्टीपल जगह हमें कही हैं, विले पार्ले कह रहे हैं, JB नगर, अंधेरी, पवई, ये सारे इलाके उन्हें पसंद हैं। हाई राइज में लेना चाहते हैं वो और हायर फ्लोर पे लेना चाहते हैं अपने लिए फ्लैट, अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। उनकी कंडीशन है कि जल्दी से जल्दी उन्हें पोजेशन मिल जाए और बजट उनका 3.5 से 4.5 करोड़ का है। देखिए, अगर हम बजट की बात करते हैं आई थिंक विले पार्ले और अंधेरी में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि एक जानी मानी लोकेशंस हैं। अगर हम अंधेरी की बात करते हैं तो एक कमर्शियल हब है और BKC बिल्कुल पास में है, तो इस वजह से यहाँ पे निवेश करने में कोई नुकसान होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हम विले पार्ले की बात करते हैं तो एक अच्छा सेटल्ड रेजिडेंशियल सबब है एंड अगर हम बात करते हैं निवेश के हिसाब से तो विले पार्ले का प्राइसेस अंधेरी से थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे सप्लाई भी थोड़ी लिमिटेड है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छी इन्वेंट्री विले पार्ले के अंदर ना मिले और आपको अंधेरी में घर देखना पड़े। अगर हम बजट के हिसाब से देखें तो सारी लोकेलिटीज़ जैसे कि अंधेरी, विले पार्ले, JB नगर, इन सब में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके बजट के अंदर। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, पहले बात करते हैं अंधेरी वेस्ट की, जिसमें कुल 96 प्रोजेक्ट हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री की अगर बात करते हैं तकरीबन 3800 यूनिट्स की इन्वेंट्री बिल्डर्स के पास अवेलेबल है। यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 19,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है और इस माइक्रो मार्केट ने तकरीबन 4.5% का सालाना उछाल पिछले 3 साल के अंदर देखा है। अब हम बात करते हैं विले पार्ले ईस्ट की, जिसमें कुल 34 प्रोजेक्ट हैं। अवेलेबल यूनिट्स बिल्डर्स के पास तकरीबन 400 यूनिट्स अवेलेबल हैं और यहाँ का वेटेड एवरेज प्राइस तकरीबन 25,200 से 25,300 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेंज कर रहा है और इस माइक्रो मार्केट ने सालाना 8% का उछाल पिछले 3 साल के अंदर देखा है। ये सब माइक्रो मार्केट्स एक आपस में जुड़े हुई हैं, काफ़ी वेल कनेक्टेड हैं, तो आप इनमें से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहें, उनमें से सबसे पहला ऑप्शन है मधुसूदन, जो कि स्पार्क डेवलपर के द्वारा बनाया गया है, जो 2017 में बनकर कंप्लीट होगा, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये विले पार्ले ईस्ट में है। दूसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं जीवन साथी, जो काबरा ग्रुप की तरफ से है और ये एक रेडी टू मूव इन विकल्प है। ये अंधेरी वेस्ट में लोकेटेड है।
तीसरा प्रोजेक्ट जो आप देख सकते हैं वो है जीवन सरिता, जो आर्केड ग्रुप की तरफ से है। ये भी एक रेडी टू मूव इन विकल्प है जो विले पार्ले के अंदर लोकेटेड है। तो आप इन तीनों प्रोजेक्ट में, ये तीनों प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट आपके बजट के अंदर आ जाएंगे और आप इन तीनों में से किसी में भी निवेश कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर क्या कीमतें हैं वहाँ पर। मधुसूदन आपका जो पहला प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको कीमत मिल रही है 25,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की, और यहाँ पर अगर आप 2.5 BHK लेते हैं तो 1300 स्क्वायर फुट में आपको मिल जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन आपके लिए आकाश लेकर आए हैं वो है जीवन साथी, और यहाँ पर कीमत है 28,125 रुपये पर स्क्वायर फुट की, और यहाँ पर 2.5 BHK आपको 1280 स्क्वायर फुट का मिलेगा। तीसरा ऑप्शन जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है जीवन सरिता, और यहाँ पर 26,875 रुपये पर स्क्वायर फुट का की कीमत है, और अगर आप 3 BHK लेते हैं तो आपको 1424 स्क्वायर फुट का साइज मिल रहा है। और बात मुंबई की ही कर रहे हैं तो चेंबूर की करते हैं। चेंबूर पिछले कुछ सालों में एक औद्योगिक इलाके से बदलकर रिहाइश के लिए भी लोगों में लोकप्रिय होता जा रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है और इस इलाके को एक अच्छे रेजिडेंशियल मार्केट में बदल रहा है। यहाँ की एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस अगर देखें तो कीमत 14,553 तक पहुँच चुकी है पर स्क्वायर फुट की। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ऐसे कौन से 5 वजह हैं जिसकी वजह से ये होम बायर्स के बीच में लोकप्रिय हो गया है। पहला है ईस्टर्न फ्रीवे, जिसने चेंबूर को मुंबई के पॉश साउथ मुंबई इलाके से बढ़िया तरीके से जोड़ दिया है। दूसरा, यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं। साथ में सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड ने यहाँ की ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा दिया है। इसके अलावा BKC के पास है, BKC जो कि मुंबई का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। उसकी वजह से कामकाजी लोगों के बीच में ये इलाका काफ़ी पॉपुलर और लोकप्रिय होता जा रहा है। चेंबूर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी काफ़ी करीब है। जब ये एयरपोर्ट विकसित हो जाएगा और काम करने लग जाएगा, इससे इस इलाके पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर जो जानकार हैं या काम करने वाले बिल्डर्स हैं, उनका मानना है कि चेंबूर एक अच्छी जगह है। चेंबूर का जो लोकेशन है वो इतना स्ट्रेटेजिक है, न्यू बॉम्बे से, साउथ मुंबई से, BKC से, ईस्टर्न एक्सप्रेस से, ईस्टर्न मुंबई पार्ट से, सबके सेंटर में है। उसका कन्वीनियंट कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि कहीं पे भी आप जाना चाहो आप नॉट मोर देन हाफ एन आवर में पहुंच सकते हो। चेंबूर में बहुत पॉजिटिव बदलाव हुए हैं। जब रियल एस्टेट मार्केट मुंबई का ओवरऑल थोड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रहा था, तब भी चेंबूर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सेल्स अच्छे रहे हैं चेंबूर में और प्राइस ग्रोथ भी मिली है। चेंबूर के विकास में सिर्फ 2 चुनौतियां हैं। पहली, यहाँ पे घर बनाने के लिए जमीन काफी सीमित है, और दूसरी देवनाथ डंपिंग ग्राउंड, जहाँ के बढ़ते हुए कूड़े से यहाँ के निवासी काफी परेशान है। मुंबई से कैमरा पर्सन राज के साथ अश्विनी प्रियोलकर, NDTV। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट आपकी कानूनी परेशानियों का हल देंगे। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब वक्त आ गया है आपकी कानूनी दिक्कतों को हल करने का। और इसके लिए हमारे साथ हैं सुनील त्यागी, जो कि सीनियर पार्टनर हैं जूस लॉ में। सुनील, आपका स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉलर से। हमारे साथ इस वक्त रक्षित सिन्हा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रक्षित, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी धन्यवाद। एक्चुअली मैंने एक 3 BHK फ्लैट खरीदा था नोएडा एक्सटेंशन में, शुभकामना सिटी में। मैं जब प्रोजेक्ट लोकेशन पे गया तो मैंने देखा कि वो प्रोजेक्ट तो शुरू ही नहीं हुआ है, और मैंने पता लगाया तो मुझे ये पता चला कि बिल्डर ने जो है कॉन्ट्रैक्ट वो किसी और बिल्डर को दे दिया है। और मैंने जिस टावर में ये फ्लैट खरीदा था वो अब तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ है, जबकि मैंने पैसे 2011 में ही पेमेंट कर दिए थे। तो अब मेरी परेशानी ये है कि मैं क्या और वेट करूं या मैं कुछ लीगल रास्ता अख्तियार कर सकता हूं?
तो सुनील, 2011 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, लंबा इंतज़ार कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? इनके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन है प्रोजेक्ट में रुके रहें, अगर इन्हें लगता है देयर इज़ अ चांस कि इनको प्रोजेक्ट में जल्दी डिलीवरी मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में, अगर ऐसा कुछ स्कोप है तो प्रोजेक्ट में आप स्टे करें। बट आप साथ में ही अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। जितना भी डिले है उसके लिए आजकल कोर्ट जनरली आप लोगों को इंटरेस्ट ग्रांट करती है, जितना भी डिले है उसके लिए आपको इंटरेस्ट एज अ कंपनसेशन मिल सकता है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये, अगर आपको लगता है प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट होने का कोई चांस नहीं है, आप अपना पैसा पूरा रिफंड ले सकते हैं। उसके ऊपर जनरली आजकल 12% तक कोर्ट से इंटरेस्ट ग्रांट भी हो जाता है। तो आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अगर आपको बिल्डर पैसे वापस नहीं देते हैं, आप कंज्यूमर फोरम जाएं, पूरा पैसा अपना वापस लीजिए इंटरेस्ट के साथ। जो कंज्यूमर फोरम में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, पर आपका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। जी, ऐसा ही कुछ और सवाल हमारे पास एक और आया है ईमेल के ज़रिए। मुकेश चैनानी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, मीरा रोड मुंबई में। इन्होंने मार्च 2012 में इन्वेस्ट किया था। इनकी प्रॉपर्टी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बिल्डर ने कह दिया है कि वो अभी 1 साल और लगाएगा। हालांकि दिसंबर 2015 में उन्हें पोजेशन मिलना था। वो ये जानना चाहते हैं क्या वो किसी तरह का लीगल एक्शन लें, इंटरेस्ट का कोई किसी तरह की कोई मांग करें। इन्होंने 70% फ्लैट की जो कॉस्ट है वो पहले ही पे कर दिया है। आप क्या कहेंगे, इनको भी सुनिए। जैसा कि अभी मैंने पहले कॉलर को जवाब दिया है, सिमिलरली आपके केस में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, पर आपने लिखा है कि बिल्डर कह रहा है आपको अगले 1 साल के अंदर पोजेशन मिल जाएगा। अगर वास्तव में आपको ऐसा लगता है पोजेशन मिल सकता है, तो मेरा जो आपको एडवाइस यही होगा, आप प्रोजेक्ट में रुके रहें। जितना भी डिले है उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अगर डेवलपर आपको नहीं देता, आप कोर्ट में जाके ले सकते हैं। जनरली आपके बायर्स एग्रीमेंट में कंपनसेशन बहुत कम लिखा होता है। अगर आप ज़्यादा कंपनसेशन चाहते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाके केस फाइल करेंगे तो आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट 1 साल तक कंप्लीट नहीं होगा और आपको प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना चाहिए, तब आप अपना पूरा पैसा वापस मांग सकते हैं और आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ उसके ऊपर आपका पैसा वापस मिल जाएगा। जी, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये भी ईमेल के ज़रिए मिला है। मिखिल कुमार हैं, मिखिल कुमार गुप्ता, ये कह रहे हैं कि इन्होंने पनवेल तालुका रायगढ़ के इलाके में जो आता है वहाँ पर एक फ्लैट लिया। बिल्डर ने उसको कहा कि सर्विस टैक्स देना होगा और साथ में एम-वैट भी देना होगा, और उन्होंने कहा कि ये सब एग्रीमेंट वैल्यू का ही कंपोनेंट है। अब इन्होंने चेक से ये भुगतान कर दिया है, बिल्डर के अकाउंट में दिया है, और उसके एवज में उनको एक प्लेन रसीद दी गई है जो कि लेटर हेड पे बना के दी गई है और उस पर एक रेवेन्यू स्टैंप लगाया गया है। ये थोड़े से असमंजस में है क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या ये सारे टैक्सेस लिए जाने चाहिए थे उनसे कि नहीं। इनका ये भी कहना है कि बिल्डर कह रहा है कि उसे ओसी अभी तक नहीं मिला है और ये सब वो कैसे चेक करें। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कई वेबसाइट्स में पढ़ा है कि सर्विस टैक्स का जो कंपोनेंट है उससे उनको एग्जेम्पशन मिल सकता है अगर जो मकान है वो 60 स्क्वायर मीटर का हो। इन सब चीज़ों पर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं वो। देखिए, आपके एग्रीमेंट के अंदर प्रोवाइडेड होगा सर्विस टैक्स, एम-वैट, जितनी भी टैक्सेस हैं बिल्डर जनरली चार्ज करते हैं आगे बायर से और गवर्नमेंट पे डिपॉजिट कराते हैं। अगर आपके प्राइस में ये इंक्लूडेड नहीं है आपके एग्रीमेंट में, तो आपको ये एडिशनली पे करना होगा और बिल्डर आगे गवर्नमेंट पे डिपॉजिट कराएगा। ऐसे में जो आपको रिसीट मिलती है वो बिल्डर ही रिसीट देते हैं, प्लेन पेपर पे रेवेन्यू स्टैम्प के साथ है, वो ठीक है रिसीट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एज लॉन्ग एज बिल्डर अपना आगे टैक्स जमा करा देता है, बिल्डर की लाइबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी नहीं है। जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है तो उसमें आपको वरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्डर आगे टैक्स जमा करा रहा है नहीं करा रहा है, ये उसी की लाइबिलिटी रहती है, ये लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है। रही बात ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की, अगर आपको चेक करना है वो मिला है नहीं मिला, आपका पूरा अधिकार है आप बिल्डर से ये सवाल पूछें। अगर आपको वो इसका जवाब नहीं देते या कॉपी नहीं देते, आप RTI फाइल करके विद कंसर्न डिपार्टमेंट अपना इसका जवाब ले सकते हैं और आपको उसकी कॉपी भी मिल सकती है RTI के अंदर। तो ये आप एक RTI का रास्ता भी ले सकते हैं अपने इसके लिए। रही बात आपका सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन की, वो स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना या कुछ अदर स्कीम है जिनके अंदर वो एग्जेम्पशन मिलती है। ऐसे हर 60 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट को या फ्लैट को इस तरह की एग्जेम्पशन नहीं होती, उस स्कीम में रजिस्टर होते हैं तब एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वहाँ पे ये एग्जेम्पशन ली गई थी, उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुई थी। अगर है तो फिर आपको वो एग्जेम्पशन अवेल करी जा सकती है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सुनील, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।
तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बेंगलुरु में BBMP के नए नियम से क्यों नाराज हैं बिल्डर।